स्वागत है आपका राजीव रंजन जी। जैसा कि नई परख के दर्शकों को पता है कि राजीव रंजन जी करंट अनप्लग्ड राजीव विद राजीव के संपादक हैं और नई परख पर हमारे नियमित स्तंभकार हैं। नियमित रूप से हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में और वित्तीय बाजार की दूसरी जटिलताओं के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में नई नई बातें बताते हैं, नया नया विश्लेषण रखते हैं और प्रकाश डालते हैं। आज हम लोगों की बातचीत का केंद्र भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले वाणिज्य समझौते पर होगा। सरकार के कई समर्थक अर्थशास्त्रियों ने कहना शुरू कर दिया है कि जब निर्मला सीतारमन ने अपना बजट पेश किया तो उस वक्त ना स्टॉक मार्केट को पता था और ना किसी को पता था कि अमेरिका के साथ समझौता तकरीबन हो गया है। ये भारत सरकार को पता था, इसलिए उसने इस तरीके का बजट बनाया और अब अमेरिका के साथ समझौता हो जाने के बाद में जो एक तरह का मुरझायापन आया हुआ था, वो मुरझायापन अब दूर हो जाएगा और बाजार में भी उछाल आएगा, मार्केट में भी जोश बढ़ेगा। क्या लगता है राजीव जी? मुझे तो पहली नज़र में देख के लगता है, हालाँकि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, समझौते पे दस्तखत नहीं हुए हैं। अभी तो ट्रंप ने केवल अपना ट्रुथ सोशल के ऊपर उसकी घोषणा की है और नरेंद्र मोदी ने घोषणा करके उनका शुक्रिया अदा किया है। लेकिन अभी से लोगों ने बड़ी-बड़ी उड़ानें भरनी शुरू कर दी हैं। क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, डील तो हो जाएगी, इसमें मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि किसी भी तरीके से दोनों तरफ से कोई गुरेज हो। सॉर्ट आउट कर रहे हैं जो भी पेन फैक्टर हैं। परंतु जो आपने शुरुआत में एक लाइन कही जिस पे मैं मुस्कुराया भी, कि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी को पता नहीं था कि ये डील होने वाली है, ये मुझे लग रहा है पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जिस दिन बजट अनाउंस हो रहा था उस दिन पूरा मार्केट डाउन था। पर मुझे अभी भी अच्छे से याद है, गोकुल दास एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी है और भी टेक्सटाइल की एक दो कंपनीज थी जो पता नहीं क्यों बहुत ऊपर थी। ठीक है, ऐसे टाइम में जब मार्केट 650 पॉइंट निफ्टी डाउन है, उस टाइम में टेक्सटाइल की कुछ कंपनियों का ऊपर जाना जो है, ये अपने आप में इंडिकेटर या हिंट या कुछ कुछ तो था। कोई तो सरकार में जानता था या सरकार से जुड़े ब्रोकर्स या किसी को, कोई बिजनेसमैन, किसी को कुछ ना कुछ तो सिग्नल था कि डील होने वाली है। क्योंकि ऐसे समय में जब पूरा मार्केट गिर रहा है जम के, उस टाइम में टेक्सटाइल कुछ स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर गए थे। और ऐसा कुछ टेक्सटाइल के लिए बहुत बड़ा कुछ अनाउंस नहीं किया था कि जिसके कारण जो है बजट में, जिसके कारण वो स्टॉक्स ने ऊपर चाहिए था। बहरहाल, तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात देखिए क्या है, नंबर्स हैं, नंबर्स ये इंडिया और यूएसए के जो ट्रेड के हैं वो ये बताते हैं कि यदि हम डील करेंगे तो ये हमारे फायदे में है, यूएसए के कोई बहुत ज्यादा फायदे में नहीं है। अब उसका कारण क्या है मैं आपको नंबर्स के साथ में समझाता हूं। पहली चीज ये कि इंडिया और यूएसए बीच में जो टोटल ट्रेड होता है साल का, वो लगभग 130 बिलियन डॉलर का है, जिसमें 85 बिलियन डॉलर जो है इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट करता है और 45 बिलियन डॉलर के आसपास में इंडिया इंपोर्ट करता है यूएसए से। तो मिला के 131 बिलियन डॉलर के आसपास का ये ट्रेड है। इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यदि वर्ल्ड में किसी को करता है तो वो है यूएसए। हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 440 बिलियन डॉलर के आसपास में है। उसमें अकेले 85 बिलियन डॉलर जो है हम यूएसए को कर रहे हैं, यानी लगभग 20% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो यूएसए को जा रहा है, 20%। तो हमारे लिए यूएसए के मार्केट खुले रहे, ये अत्यंत आवश्यक है। अब यही अमेरिका का देख लीजिए, अमेरिका का जो टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट है साल का, उनका इंपोर्ट हमारे लिए एक्सपोर्ट बन जाता है, राइट। तो जो यूएसए इंपोर्ट करता है साल में वो है 3.2 ट्रिलियन डॉलर, यानी 3200 बिलियन डॉलर। 3200 बिलियन डॉलर में हम मात्र 85 बिलियन डॉलर ही एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन जो है मात्र 85 बिलियन डॉलर का है, विच कम्स टू अराउंड व्हाट 2.7 2.8%। तो अमेरिका इंडिया के बिना जीवित रह सकता है क्योंकि उनके इंपोर्ट का मात्र 2.5 से 3% के बीच में जो है
इंडिया से वो आयात करते हैं। लेकिन राजीव परंतु जी, इस डील में तो एक सबसे बड़ी खास बात यह है, इसमें ट्रम्प खुद ही कह रहे हैं कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का माल और उससे ज्यादा भी खरीदेगा, जिसके अंदर एनर्जी वाला माल भी होगा, यानी तेल वगैरह भी होगा उसके अंदर। नहीं सर, ये नंबर एग्जैगरेटेड हैं, ये कोई इस साल के या अगले साल के नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल ट्रेड ही $131 बिलियन का है। $500 बिलियन का उन्होंने कहा होगा कि ट्रेड होगा 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच में। तो ये ट्रेड $500 बिलियन का 2030 तक होगा। इसका मतलब यह है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका को और अमेरिका जो इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, ये मिला के $500 बिलियन तक हम 2030 में पहुंचेंगे, ऐसा स्टेटमेंट कुछ दिया होगा। मैंने स्टेटमेंट उनका पढ़ा नहीं है, बट ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया का टोटल अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखें, अगर इंडिया का इंपोर्ट भी टोटल हम देखें तो ये $750-800 बिलियन से ज्यादा का नहीं है। तो अगर $500 बिलियन हम सिर्फ अमेरिका से ही कर लेंगे तो बाकियों से क्या करेंगे? चाइना है, दुनिया भर के अलग अलग देशों से हम चीजें मंगाते हैं। अब रेयर अर्थ मेटल तो अमेरिका दे नहीं सकता इंडिया को, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट एडवांस दे नहीं सकता, वो रशिया से आते हैं। चाइना से रेयर अर्थ मेटल आता है, चाइना से एपीआई कंपाउंड्स आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये 2030 तक का मुझे लग रहा है कि ये एम लगाया उन्होंने कि $500 बिलियन का दोनों देशों के बीच में व्यापार होगा, जो आज $130 बिलियन का है। पिछली बार राजीव जी, पिछली बार मोदी जी और ट्रम्प की जो मुलाकात हुई थी, उसमें ट्रम्प ने साफ तौर पर मोदी जी के ऊपर दबाव डाला था, और उससे पहले जब पीयूष गोयल वगैरह की उनसे बातचीत हुई तब उनके ऊपर भी दबाव डाला गया। उस दबाव के 3 पहलू थे। पहला पहलू ये था कि आप जो कृषि का क्षेत्र है वो हमारे लिए खोलिए, दूसरा अमेरिकी माल के लिए खोलिए। दूसरा दबाव ये था कि आप इधर उधर से तेल खरीदना बंद कीजिए। ईरान से तेल तो बंद कर ही दिया था भारत ने, रूस से भी तेल खरीदना बंद कर दीजिए, और तेल की काफी बड़ी मात्रा अमेरिका से लीजिए, एक ये था। और तीसरा जो मुद्दा था वो ये था कि अमेरिका के जो बहुत महंगे अमेरिका का जो बहुत महंगा फाइटर जेट है वो भी आप खरीदिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना को बहुत सारे फाइटर जेट विमानों की जरूरत है, यहाँ पर कमी चल रही है, और अमेरिका का वो भारत के बजट में भी नहीं आता है। और अमेरिका ने साथ साथ उस फाइटर जेट की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में कोई किसी किस्म की साझेदारी करने से भी इनकार कर दिया था। यानी भारत को हमेशा और वो कस्टम बिल्ट भी नहीं बनाने के लिए तैयार था भारत के लिए। भारत अपने तरह की मिसाइलें वगैरह उसमें फिट करना चाहे तो वो नहीं कर सकते, वो मिसाइलें भी आपको अमेरिका से फिर खरीदनी पड़ेंगी। फिर अमेरिका के तेल के साथ एक बड़ी समस्या ये थी कि अमेरिका के कच्चे तेल की जो क्वालिटी है, वो कच्चे तेल की क्वालिटी अरब देशों से खरीदे गए तेल या ईरान से लिए गए तेल या रूस से लिए गए तेल से अलग है। तो भारत में उस तेल का जो रिफाइनिंग है, जो उसका शोधन है तेल का है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास उस तरह की रिफाइनरीज नहीं है। यानी भारत को अगर अमेरिका से तेल लेगा तो रिफाइनरीज में बहुत सारा पैसा लगा के नई रिफाइनरीज खड़ी करनी पड़ेगी, पूरी फैसिलिटीज तैयार करनी पड़ेगी, जो एक बहुत लंबा काम है। जी नहीं सर, इसमें 2-3 आपकी जो बातें ना उसको मैं करेक्ट कर दूं। एक तो देखिए, कोई भी रिफाइनरी जो रहती है ना, उसका रिफाइनिंग कैपेसिटी जो रहती है वो नापा जाता है नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स द्वारा। और इंडिया की जितनी भी रिफाइनरीज हैं, मोस्टली रिफाइनरीज जो हैं वो नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में काफी हाई स्कोर करती हैं। 15 के स्कोर में 13 या 14 स्कोर करती है। तो इसका अर्थ है कि इंडिया ने अपनी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी जो है इस पे काफी पैसा खर्चा किया है। और यही कारण है कि इंडिया की रिफाइनरीज जो है ये वेनेजुएला के ऑयल को भी रिफाइन कर लेती है, ये सऊदी अरबिया लाइट कर लेती है, बसरा के यानी इराक के भी क्रूड को कर लेती है, रशिया के भी क्रूड को कर लेती है, और यूएस के भी क्रूड को कर लेती है। तो रिफाइनरी में इंडिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं। रिलायंस जो जामनगर रिफाइनरी है, ये मतलब इट इज वन ऑफ हाईएस्ट ऑन नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। तो पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि रिफाइनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपने बात कही रशिया के बदले यूएसए से लेना चाहिए इंडिया को क्रूड, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि लें, अगर उसके कारण ये मार्केट खोलते ट्रेड डील होती तो अच्छी बात है,
क्योंकि क्या है, आज नहीं कल जो है ये रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगा और जो हमको डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट मिलना बंद हो जाएगा। तो इसके कारण जो है हमारा जो सबसे बड़ा क्षेत्र जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं वो मार्केट्स बंद नहीं होने चाहिए, वो खुले रहने चाहिए। तो ये देर आए सवेर आए, ये इन्होंने सही डिसीजन लिया है कि अमेरिका में ट्रेड डील किया, क्योंकि आप देखिए जॉब क्रिएशन हो या एक्सपोर्ट हो, इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा कंट्री है वो अमेरिका ही है। आप अमेरिका से पंगा लेके इंडिया का विकास कर ही नहीं सकते। ये सोचना भी जो है मूर्खता वाली बात होगी। तो ये रिफाइनरी वाली बात तो क्लियर होगी। दूसरी डिफेंस की आपने बात की, देखिए डिफेंस में कोई भी कंट्री, आप ये देख लीजिए अभी हमने रफेल खरीदे फ्रांस से, तो फ्रांस ने हमको कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थोड़ा किया, उन्होंने हमको लॉलीपॉप दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने मान लिया, रफेल खरीद लिया। अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस टाइम हमने जब बोला कि भैया हमको सोर्स कोड दो, उन्होंने देने से मना कर दिया। तो फिर हम फ्रांस से क्यों खरीदे भाई? फ्रांस कौन सा इंडिया का बड़ा एक्सपोर्ट के लिए फ्रांस ने मार्केट खोल रखा है। तो ये तो सब लॉलीपॉप लड्डू देके उन्होंने अपने फाइटर जेट्स हमको बेच दिए। कम से कम जो आपका अमेरिका है वो स्टार्टिंग से इतना क्लियर तो है, ट्रांसपेरेंट तो है कि वो बोल रहा है कि भैया हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं। और कम वॉट में आप कुछ भी कह लें, अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो आज भी सबसे ज्यादा आधुनिक है, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है। यही कारण है कि जब वेनेजुएला पे अमेरिका ने हमला किया तो रशिया और चाइना के रडार और जो प्रोटेक्शन, डिफेंस की प्रोटेक्शन जो मैकेनिज्म थे वो काम ही नहीं कर पाए। इतना ज्यादा एडवांस डिफेंस मशीनरी है अमेरिका का, और वो वहां के रास्ते उठा के लेके चले गए। तो यदि अमेरिका बोलता है कि हमसे आप इंपोर्ट करो तो वो भी कोई खराब नहीं है। इंडिया जो है गए जमाने के मिग और सुखोई और ये सब का है, इससे तो बेटर है कि जो नए वेपन्स है, मॉडर्न वेपन्स है, वहां पैसा खर्चा करे वो खरीदे। तो ये भी मुझे लगता है कि इंडिया के फेवर में ही है। पर जो तीसरी बात है, जो आपने पहला पॉइंट बोला, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो अमेरिका बाध्य करे इंडिया को खरीदने के लिए, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी आबादी, लगभग 2/3 आबादी जो है वो कृषि पे आधारित है, उनकी जीविका। और यदि आप बोल दो कि भैया मक्के से लेके गेहूं तक आप आयात करो, तो ये हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। हमारे किसानों के लिए, हमारे कृषकों के लिए ये कोई एक अच्छा संदेश नहीं है। तो इस पे मुझे लगता नहीं है कि भारत सरकार जल्दी मानेगी या इजीली मानेगी। मैं आपको मोटा मोटी जो बताना चाह रहा विशेषज्ञ जो संकेत दे रहे हैं राजीव जी, मैं थोड़ा सा बीच में बोल रहा हूं, माफ कीजिए आप, विशेषज्ञ जो संकेत दे रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें अखरोट आते हैं, बादाम आते हैं, ये सब चीजें तो अमेरिका से बड़े पैमाने पर आएंगी। पहली बात, पहले भी भारत के मार्केट में मिल रही थी, कैलिफोर्निया का आलमंड, ये सब चीजें मिल रही थी, आएंगी। उसके बाद एप्पल आएगा बड़े पैमाने पर भारत में, दूसरे मक्का आएगी बड़े पैमाने पर भारत में। तो ये सब चीजें भारत अमेरिका से बिल्कुल आनी लगभग तकरीबन लोगों का मानना है कि ये तय है। तो देखिए ये एप्पल, अखरोट, ये सब जो बता रहे हो, ये सब बड़े एग्जॉटिक काइंड ऑफ फ्रूट्स हैं। मतलब ये आम और केले टाइप तो है नहीं, ठीक है। तो ये अगर आए भी तो इनका कंजम्पशन जो होगा, जितना होगा उतना होगा। आई मीन यहां तक यदि सीमित रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब बात आ जाए गेहूं पे, चावल पे, केले पे, आम पे, मतलब आम तो वहां होता ही नहीं है, तो इस तरीके की चीजें जो आम लोगों के, आम किसानों को छूता है, गेहूं और चावल खास तौर पे, वहां दिक्कत वाली बात है। आने दीजिए, मक्का अखरोट, वाला बादाम मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, मक्का के एथेनॉल वगैरह से भी जुड़ा हुआ है, मक्का वाला मामला बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो ये देखिए कॉस्मेटिक है, एग्रीकल्चर में मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट कुछ आने देगी, क्योंकि यदि आने दिया तो भारत को बहुत नुकसान है। आज सेब वेब आने देंगे, ड्राई फ्रूट्स आने देंगे, आने दीजिए, सस्ता पे अच्छी क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स मिले तो बहुत अच्छा है। इंडिया वैसे भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के मामले में, प्रोटीन के मामले में, नॉट कार्बोहाइड्रेट, काफी ज्यादा डेफिशिएंट कंट्री है। तो यदि सस्ते में अगर मिलते हैं सब चीजें तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो हमारे किसान, जो छोटे जो किसान उगाते हैं, वो चीजें आने लगी, कपास हो गया, गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, तब दिक्कत वाली बात है। और वो मुझे अभी स्थिति उत्पन्न होते हुए दिख नहीं रही है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, ये ट्रेड डील का सर एक बहुत बड़ा कॉस्मेटिक इंपैक्ट है, वो इंपैक्ट समझने की कोशिश कीजिए। वो मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट है
मेन ये है कि भाई एक साल के अंदर में इंडिया ने 5 अलग अलग कंट्रीज के साथ में ट्रेड डील किए, जिसमें से 2 बड़ी ट्रेड डील तो जब यूएसए ने एक तरीके से इंडिया का टिटवा दबाया, टैरिफ लगाया, उसके बाद हुई। वो कौन सी 2 बड़ी ट्रेड डील हुई? एक यूरोपियन यूनियन की और दूसरे यूनाइटेड किंगडम के साथ में। ये एक स्ट्रैटेजिक, मतलब आप समझ लीजिए कि एडवांटेज जो है इसने इंडिया को दिया, जिसके कारण अमेरिका कम से कम आके मेज पे बैठा कि ठीक है चलो हम तुम्हारी थोड़ी बात सुनते हैं और आप करो। तो इंडिया का एक तरीके से आप समझिए कि ये डील के बाहर उसके इतर जो है इंडिया ने बहुत बड़ा एक आप ये कह लीजिए कि स्पेस अपने लिए बनाया और जीता है, और वो यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील होने के कारण हुआ है। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जो आज स्टॉक मार्केट ऊपर भागा है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि एमएससीआई इंडिया इंडेक्स यदि हम देखें तो इसके मात्र 2.5 से 3% जो रेवेन्यू है वही यूएसए को एक्सपोर्ट करके आता है, इससे ज्यादा का नहीं है। तो स्टॉक मार्केट जो इतना प्रस्फुटित, पुलवित हो रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, उसके पीछे का रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो ट्रेड डील हुई है इससे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन से 3 सेक्टर हैं? सबसे पहला है टेक्सटाइल, दूसरा है फिशरीज और तीसरा है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अब फिशरीज और टेक्सटाइल का कोई बहुत ज्यादा इंडिया स्टॉक मार्केट इंडेक्स, चाहे निफ्टी 50 ले ले या निफ्टी 100 ले ले, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है नहीं, मतलब टेक्सटाइल सेगमेंट का ना के बराबर है। परंतु ठीक है, एक ये ट्रेड डील का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ जिसके कारण स्टॉक मार्केट ऊपर भागा है, वो ये है कि इंडिया जो एक पराया नेशन था, एक अछूत हो गया था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ब्लैक से जो है क्रॉस मार्क कर दिया था कि ये कंट्री है, इसके ऊपर हम पेनल्टी लगा रहे हैं क्योंकि ये रशिया फ्रेंडली कंट्री है और ये यूक्रेन में जो मैसेकर हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है चाइना के साथ में रशिया ऑयल खरीद के। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट करना खतरनाक है। उसके कारण से जितने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो छोड़ छोड़ के इंडिया को भाग रहे थे, जिसके कारण इंडिया की रूपी जो है उसका वैल्यू गिर रहा था, डिप्रिशिएट हो रहा था, और इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था। तो ये चीज को कम करने में जो है बहुत बड़ा, मतलब बेसिकली सेंटिमेंट चेंज कर दिया है इसने एफआई सा। यदि अमेरिका का इंडिया के साथ ट्रेड डील हो जाता है, होता है, तो ये एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सिग्नल होगा कि भैया इंडिया अछूत देश नहीं है, अछूत मतलब इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और तब जो है फॉरेन की मनी इंडिया में आना शुरू होगी। तो यही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं मेरे ख्याल से उन्होंने क्लू लेके आज मार्केट को ऊपर भगाया। अदरवाइज जो सेक्टर मेन बेनिफिशियरी हो बेसिकली एमएसएमईज हैं या फिशरी है या टेक्सटाइल है, जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है। फार्मा पे तो वैसे कोई टैरिफ लगाया नहीं था। मैं आपको बता दूं FY25 में इंडिया ने इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो है वो सबसे ज्यादा यूएसए को एक्सपोर्ट की है। टोटल एक्सपोर्ट में वो लगभग $16 बिलियन की रही है। फिर उसके बाद में जेम्स एंड ज्वेलरी $10 बिलियन का, फार्मा है 9.8 यानी वो भी $10 बिलियन आप समझ लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर है 6.7 बिलियन और मिनरल फ्यूल्स है 4.2 बिलियन। ये मोटा मोटी जो है इंडिया ने मेजर एक्सपोर्ट जो है किया है। तो इसमें आप जितने भी कंपनीज देखेंगे कोई निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि जो पार्ट होगा। तो मार्केट जो भागा है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसलिए भागा है कि अब एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक संदेश मिल गया है कि इंडिया में आप पैसा डाल सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका बिग बॉस है, अमेरिका जो बोलेगा वही दुनिया के निवेशक करेंगे। ये संकेत जो है ये जाना जरूरी था कि भारत जो है वो अब हमारा फ्रेंडली नेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है उसके कारण से आने वाले दिनों में भारत में ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फिर से वापस आ सकते हैं। जी सर। अब इसमें जब हम ट्रंप का नया ट्रुथ सोशल पर जो अपना संदेश डाला, इससे सब लोगों को पता लगा कि भारत और अमेरिका मान गए हैं, एक ट्रेड डील का मसौदा तैयार हो गया है और उस पर दस्तखत होने ही वाले हैं। जब तक की बात है, देर सवेर की बात है। और उसके बाद मोदी जी ने कुछ देर बाद उसका जवाब दिया, उनको धन्यवाद देते हुए।
तो अगर हम इन दोनों अभी दस्तावेज के तौर पर तो केवल ये 2 संदेश ही उपलब्ध है ना हमारे पास, बाकी तो और कुछ हुआ नहीं है। तो जब हम इन दोनों छोटे संदेश, एक संदेश 3 पैरे का है, एक 2 पैरे का है, इन दोनों को हम पढ़ते हैं और दोनों की आपस में तुलना करते हैं कि कौन सा नेता किस बात के ऊपर जोर दे रहा है, किस चीज का जिक्र कर रहा है। तो हम पाते हैं कि ट्रंप जिन जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, मोदी जी उन चीजों का जिक्र करने से बच रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं जिक्र, और ट्रंप का फोकस वहां है जो ट्रंप की मांगे थी, जहां ट्रंप का दबाव था, और मोदी जी उन्हें बधाई तो दे रहे हैं और खुद की पीठ भी थपथपा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर और भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनता के की तरफ से उनको बधाई दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन वो उन बातों के ऊपर मोदी जी कुछ कहने से बच रहे हैं। जी, ये अभी आपने बहुत मेरे मन लायक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। कारण ये है कि जो ट्रंप सिग्नल दे रहे हैं, 2 चीजें दे रहे हैं। एक वो बोल रहे हैं ऑयल और दूसरा बोल रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट। ये दोनों के दोनों बोला है कि ये अमेरिका से इंडिया आगे आने वाले दिनों में खरीदेगा। अब आप देखिए, यही जियोपॉलिटिकल जो है वो आप कह लीजिए कि ट्रिकरी शुरू हो जाती है। कारण ये कि ऑयल के मामले में इंडिया आज की डेट में सबसे ज्यादा रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। लगभग 36% जो है हमारा इंपोर्ट हम रशिया से कर रहे हैं। इंडिया 4.5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल रोज कंज्यूम करता है, ठीक है। उसमें से 12% के आसपास जो है हम खुद बनाते हैं, ओएनजीसी निकालते हैं। बाकी लगभग 4 मिलियन बैरल पर डे जो है वो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो टोटल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें 36% यानी 1/3 आप समझिए, यानी 1.2 1.3 मिलियन बैरल पर डे जो है ये हम ऑयल इतना रशिया से मंगा रहे हैं हर दिन। लगभग हमारा हर दिन का ये इतना ऑयल इंपोर्ट है। अब ये ऑयल की बात जो कर रहे हैं, इससे ये सिग्नल दे रहे हैं कि भाई आप रशिया से अलग हो, जो कि हमारा बहुत पुराना अलाइड पार्टनर है। दूसरी तरफ जब ये डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में इंडिया 60% डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो मशीनरी जो है वो रशिया से आती है, और नए में सारे पार्ट्स और मशीनरी जो है फ्रांस से आ रही है। तो फ्रांस हमारा एक और बड़ा अलाय है। अब आज की डेट में ट्रंप के जो 2 सबसे बड़े, आप लीजिए चाइना के अलावा जो दुश्मन है, वो है एक रशिया और दूसरा है फ्रांस। आपने देखा होगा कि इन्होंने मैक्रोन का मजाक भी उड़ाया था थोड़े दिनों पहले ट्रूथ सोशल पे। इन्होंने कहा था कि जब मैं फार्मा कंपनीज पे टैरिफ लगाने गया तो मैक्रोन ने मुझे फोन करके बोला कि यू कांट डू दिस टू मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बड़ी नाइंसाफी है। और उसके बाद में मैक्रोन ने भी ट्वीट करके जवाब दिया था। तो कहने का अर्थ है कि ट्रंप की आंखों में आज की डेट में जो 2 नेता सबसे ज्यादा खटक रहे हैं वो है मैक्रोन और दूसरे हैं पुतिन इसलिए खटक रहे हैं क्योंकि वो मान नहीं रहे ट्रंप जो बार को वॉर रोकने की बात कर रहे हैं यूक्रेन के साथ में, वो रोकने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो चाइना और ईरान तो इनके देखिए घोषित दुश्मन है, परंतु और फ्रांस, खास तौर पे फ्रांस ये घोषित दुश्मन नहीं है, परंतु ग्रीनलैंड के मसले पे जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका का अपोज किया, डोनाल्ड ट्रंप को अपोज किया, उससे डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को सबक सिखाने के चक्कर में लग गए। और यूरोपियन यूनियन में 2 ही राष्ट्र हैं जो मायने रखते हैं, एक है फ्रांस और दूसरा है जर्मनी। मुझे लगता है कि जो पर ग्रीन एनर्जी को वो जो भर्त्सना करते हैं, उससे जर्मनी के ऊपर तो एक प्रेशर बनी रहा है। साथ ही ऑटोमोबाइल के ऊपर में जो ड्यूटीज बढ़ा दी हैं, उससे भी जर्मनी के ऊपर में प्रेशर बना है। परंतु फ्रांस के ऊपर में प्रेशर के लिए फार्मा कंपनीज जो फ्रांस बेस्ड हैं उन पे टैरिफ बढ़ाया उन्होंने, और दूसरा उन्होंने इंडिया जैसा अलाय कंट्री जो फ्रांस का है, जो पिछले कुछ सालों में फ्रांस के बहुत निकट चला गया है, उसको और फ्रांस को आपस में उनके बीच में डिवीजन करने के लिए एक तुरुप का इक्का फेंका। यदि इंडिया मान जाता है कि आने वाले दिनों में हम डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदेंगे, तो आप समझिए फ्रांस का मतलब फ्रांस के डिफेंस इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाएगा, क्योंकि राफेल बेहतरी प्लेन अमेरिका बनाता है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन प्लेन्स आर वेरी कॉस्टली, और फ्रांस ने बोल के भी सोर्स कोड हमको दिया नहीं। अमेरिका शुरू से ही बोल रहा है कि भैया हम नहीं देंगे, तो कम से कम इतनी ट्रांसपेरेंसी वहां बढ़ती है। पर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 तीर 2 निशाने चलाए हैं।
वो तीर उनको ये समझ में आ गया कि चाइना के साथ में अमेरिका का कोई लिवरेज पॉइंट नहीं है। अमेरिका चाइना के टिटवा नहीं दबा सकता, पर अमेरिका इंडिया के टिटवा जरूर दबा सकता है। और इंडिया दो राष्ट्रों को जो ट्रंप की आंखों में आज की डेट में बहुत ज्यादा चुभ रहे हैं, रशिया और फ्रांस, उनसे अलग करने के लिए जो है ये एक आप कह लीजिए पासा फेंका है। अभी देखना होगा कि हमारे मोदी जी या हमारी सरकार जो है किस हद तक इस बढ़ती है और कैसे बढ़ती है। अच्छा, क्या अंदेशा इस बात का भी है, जैसे कि अभी तो खैर मुंह जबानी बात हुई है जो कुछ हुई है, अभी तो ट्रेड डील की कुछ तो उसके डिटेल्स साफ हो गए होंगे, लेकिन कई प्रश्नों के ऊपर, जैसे कि कृषि का क्षेत्र कितना खुलेगा, डिफेंस में हम कौन कौन से उनके बहुत महंगे विमान, बहुत विमानों की कीमत बहुत ज्यादा है, उनको लेंगे कि नहीं लेंगे उनको, है ये सारे सवाल अभी तय होने बाकी हैं। और अमेरिका से तेल लेंगे तो कितना तेल लेंगे, क्योंकि अमेरिका का तेल रशियन तेल के मुकाबले महंगा है, ईरानी तेल के मुकाबले महंगा है, काफी महंगा है अमेरिका का तेल। भारत जो रूस से तेल खरीदता था उसमें भारत की काफी बचत भी होती थी। जब से रूस से खरीदना शुरू से अभी कुछ दिन पहले ही खरीदना शुरू किया है ना भारत, उससे पहले तो रूस से खरीदता नहीं था, तो काफी अच्छी खासी बचत कर ली थी इन लोगों ने, वो सब बचत भी भारत की मारी जाएगी। तो अमेरिका से, और दूसरे वो जो $500 बिलियन की अमेरिका बात कर रहा है, तो वो कितने दिनों में चाहता है कि $500 बिलियन का माल हम अमेरिका से खरीद लिया जाए? देखिए, मैंने जैसे बताया, मेरा अंदेशा है कि 2030 तक जो है वो ये मान रहे होंगे कि भारत और अमेरिका का व्यापार जो है दोनों तरफ से वो $500 बिलियन तक पहुंचे। अकेले इंडिया $500 बिलियन अमेरिका से इंपोर्ट करे, इतना इंडिया की इकोनॉमी जो है इतनी बड़ी है नहीं। इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी बहुत सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को खत्म कर दें, समाप्त कर दें और अमेरिका के पूरी तरीके से उपनिवेश बन जाए, तो वो पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है। दूसरा, आपने बोला डिफेंस इक्विपमेंट की, तो F-35 करके जो इनका विमान है ये बड़े ही फोर्सफुल, बहुत ही मतलब वो बहुत ही एग्रेसिवली जो है मार्केट कर रहे हैं और सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है वो अगर आता है तो फिर रफेल की जरूरत नहीं है। जो 126 रफेल खरीदने के लिए हम सोच रहे थे, हो सकता है कि रफेल के बदले हम F-35 की तरफ चले जाए, तो एक चाइना के लिए खतरे की घंटी है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से चाइना ने हमें पीठ दिखाया और सोर्स कोड देने से मना कर दिया, उसी टाइम से देशभक्त हमारे जैसे जितने भी लोग हैं वो थोड़े फ्रांस से चिड़े हुए हैं कि भाई ये क्या बात है, हम आपको बिजनेस दे रहे हो और जब हमको जरूरत है आपकी उस टाइम में आप हमको पीठ दिखा दे रहे हो, तो ये तो कोई अर्थ नहीं होता ना। तो इससे तो अच्छा है कि जो राष्ट्र पहले से ही हमारे साथ क्लियर है कि भाई हम नहीं देंगे, हम उसके साथ जाएं। वहां जाने से कम उसका मार्केट तो हमारे लिए खुलेगा। तो ये क्लैरिटी जो है वो आती है अमेरिका के साथ में। परंतु देखिए, मुख्यतः जो मैंने दो चार बातें बताई, पहली ये कि अमेरिका के साथ में यदि ट्रेड डील होता है तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक सिग्नल होगा कि भारत छोड़ के अब जाओ मत, क्योंकि ये हमारे गुड बुक्स में आ गया है। तो यदि ऐसा हो जाता है तो जो इंडियन रुपी जो गिर रहा है वो गिरना बंद हो जाएगा। ये सबसे पहला और सबसे फास्ट बेनिफिट इंडिया को होगा। और शायद यही रीजन है कि कल 42 पैसा रुपी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग हुआ था। इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ बड़े ब्रोकर्स और इंडस्ट्रीज को ये खबर थी कि इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली है, तो इसलिए उन्होंने पहले बाइंग किया। अब किसने बताया, क्या बताया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए, ये अपने आप में जो है इसके ऊपर में एक जांच बैठानी चाहिए। तो ये एक चीज हुई। दूसरी चीज जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अलावा जो ये एक तरीके का इंडिया का एक स्वरूप बना रहा है कि जितने भी बड़े मुल्क हैं या इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं, ये सब इंडिया के साथ में ट्रेड डील करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 ट्रेड डील तो हाल फिलहाल में इंडिया ने इस साल में अभी तक कर लिया अमेरिका को मिला के। हमने ना केवल अमेरिका के साथ किया बल्कि यूरोपियन यूनियन के साथ किया, हमने ब्रिटेन के साथ में किया, हमने ओमान के साथ में किया, हमने न्यूजीलैंड के साथ में किया। तो ये 5 जो ट्रेड डील्स हुई हैं ये बताती है कि इंडिया का इंपॉर्टेंस जो है वो कमर्शियल जियोपॉलिटिकल स्टेज में बढ़ रहा है। तो इसका भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट है। ठीक है, तो ये दो चीज, रुपी का तुरंत गिरना रुकना और एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट देना एफआईएस को और वर्ल्ड के जितने तमाम लीडर्स हैं उनको कि भैया इंडिया का कद बढ़ रहा है, वो इस ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के साथ में मुझे ऐसा लगता है
कि वो एक इंडिया के लिए पिक्चर बना रहा है। अब आप बोल रहे हो कि ये इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, ये तो डिपेंड करता है कि भैया कितना एडमेंट अमेरिका रहता है कि इंडिया अपने कृषि के मार्केट खोले या इंडिया कंप्लीटली अपने आप को रशिया या फ्रांस से अलग कर ले। ये उनके उनके जिद के ऊपर में डिपेंड करता है। पर जहां तक मुझे लग रहा है कि हमने अपने दोनों बाहें फैला दी हैं, अमेरिका से गले मिलने के लिए तैयार हैं। अब ये अमेरिका के ऊपर में है कि भैया वो किन शर्तों पे हमसे गले मिलना चाहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। दो बातें आपसे चर्चा में मुझे समझ में आई जिनको मैं रेखांकित करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि कुछ टेक्सटाइल वालों को और कुछ ब्रोकर्स को कुछ कहीं ना कहीं उन्हें भनक थी कि भारत की अमेरिका से कुछ एक ही पटरी पे दोनों आ गए हैं और दोनों के बीच में एक वाणिज्य समझौता होने के कगार पर है, वो कभी भी घोषित हो सकता है। इसी के हिसाब से भले ही पूरा मार्केट पिट रहा हो, लेकिन टेक्सटाइल के शेयर नहीं पिट रहे थे। तो कुछ तो था ऐसा जो मार्केट में इस बात की भनक थी। ये चीज कहां से लीक हुई, इस चीज का पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर लीक हो गई है तो ये सरकार के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात आपका कहना यह है कि जो अब ट्रेड डील जो होगी, जो दस्तखत होंगे, अभी तो केवल औपचारिक किस्म की घोषणा हुई है। औपचारिक भी नहीं, अनौपचारिक घोषणा हुई है। कोई उसमें अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट करके थोड़ा ट्रेड डील होती है। ट्रेड डील तो एक फॉर्मल कवायद है। तो अभी जब होगी तब उसमें डिटेल सामने आएंगे, बारीकी सब बातें निकल के आएंगी भाई, फाइन प्रिंट आएगा निकल कर कि भाई भारत अपने कृषि क्षेत्र को कहाँ कहाँ क्या खोल रहा है। क्या भारत F-35 लेने के लिए तैयार है, और लेने के लिए तैयार है तो कितने तैयार है, क्योंकि भारत को तो 1000 से ज्यादा लड़ाकू विमान चाहिए एयरफोर्स के आधुनिकीकरण के लिए, और 1000 F-35 तो भारत खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसे हल्के कम कीमत वाले लड़ाकू विमान चाहिए, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर। F-35 खरीदेगा तो 20, 25, 40, 50 खरीद सकता है ज्यादा, इससे ज्यादा खरीद ही नहीं सकता है भारत। तो ये तमाम बातें हैं। और फिर वो अमेरिकी तेल लेगा तो कितना अमेरिकी तेल लेगा? अमेरिकी तेल अपेक्षाकृत जहां से रशिया से लेता था वो सब काफी महंगा है। तो ये सारी चीजें भारत के लिए चुनौती होंगी। भारत के जो समझौताकार हैं, वार्ताकार हैं, जो कि अमेरिका के वाणिज्य विभाग के साथ में लगे होंगे बातचीत करने में, इस वक्त दिन रात दोनों पक्ष मेहनत कर रहे होंगे कि ट्रेड डील का पूरा खाका बने। तो अब ये निकल के ऐसे सामने आएगा, हम लोग फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट सर एक ये गया है, वो ये गया कि अमेरिका पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है, अमेरिका की विदेश नीति, कि फ्रांस और रशिया से इंडिया को दूर किया जाए, जो आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा सरदर्द दोनों ये राष्ट्र बने हुए हैं। तो अच्छा, ये भारत ने चीन के साथ भी कुछ अपनी वाणिज्य जिसे कहते हैं बर्फ जमी हुई थी, उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश की है। जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो इंडिया, क्योंकि अमेरिका रास्ता नहीं दे रहा था, अमेरिका डील नहीं कर रहा था, इसलिए हम एक सिग्नल दे रहे थे कि हम चाइना के क्लोज जा रहे हैं। परंतु ये जो अमेरिका ने पासा फेंका है, इसका जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक मतलब इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो दोनों उस चीज पे बात कर रहा है जो आज की डेट में हमारे जो अलाई हैं, फ्रांस और रशिया, उनके खेमे से बाहर निकाल के वो अपने खेमे में बैठाना चाहता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत ही उम्दा और ज्ञानवर्धक चर्चा हुई। फिर मिलेंगे।